ज्योतिष में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। और इसमें से कोई चीज सबसे ज्यादा डरावनी है तो उसका नाम है काल सर्प दोष। अगर किसी को भी कह दिया जाए कि तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष है तो यकीन मानिए उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो जरूर होगा। ही विल फील वेरी बैड। ही माइट ऑल्सो फील लिटिल डिप्रेस्ड। लेकिन काल सर्प दोष क्या वाकई में इतना बुरा होता है जितना बताया जाता है? क्या काल सर्प दोष होता भी है? और अगर होता है तो उसके जो जेन्युइन इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी के बारे में और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी। आज बहुत लंबे समय के बाद मैं होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पर एक वीडियो बनाने जा रही हूँ और आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। देखिए, काल सर्प दोष का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको हर एक चीज इस दोष या इस योग के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसे एंड तक देखें। आधी अधूरी चीजें जब हम देखते हैं, आधी अधूरी चीजें जब हम जानते हैं तो हमें उसका पूरा परिणाम नेचुरल सी बात है कि नहीं मिल पाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक से लेके व्हाट्सएप तक बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप किसी भी ऑप्शन को चूज करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं एंड यू कैन गेट इन टच विद मी। तो अब बिना समय जाया करते हुए बात कर लेते हैं काल सर्प दोष के बारे में। सबसे पहले एज यूजुअल हम बात करते हैं राहु और केतु के बारे में, जिन दोनों प्लैनेट से मिलकर काल सर्प दोष का निर्माण होता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, यानी कि इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है हमारे सोलर सिस्टम में, इसीलिए हम इन्हें छाया ग्रह कह देते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो ग्रह हैं दे कुड बी मैग्नेटिक पॉइंट्स समवेयर इन आवर सोलर सिस्टम, जो कि जुड़े हुए होते हैं मून से। तो जो राहु होता है उसे कहते हैं नॉर्थ नोड ऑफ द मून एंड जो केतु होता है उसे कहते हैं साउथ नोड ऑफ द मून। तो दोनों का ही कनेक्शन हमारे मून से होता है। और मून जैसा कि आप जानते ही हैं कनेक्ट होता है हमारे सबकॉन्शियस से, हमारी भावनाओं से, हमारे इमोशन से और साथ ही साथ हमारे पिछले जन्मों के संस्कार से। तो हमारे पिछले जन्म के जो संस्कार है उसको भी मून यानी कि चंद्रमा ही इस जन्म में कैरी करता है। और यही वजह है कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज सो पावरफुल। समटाइम्स थिंग्स जस्ट कम टू यू, समटाइम्स आपकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है, आपका मन जो आपसे कह रहा होता है वो इतना स्ट्रांग होता है बिकॉज इट इज कैरिंग द कर्मा ऑफ लिटरली लाइफ टाइम्स इनटू दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपका चंद्रमा कहाँ पे है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र पे है, कितनी डिग्री पे है, ये आपके बारे में बहुत सारी चीजें बता देता है। और यही वजह होती है कि जब भी मैं आपको मंथली कर्मास्कोप्स देती हूँ तो मैं ना सिर्फ लग्नों के हिसाब से बल्कि चंद्र राशियों के हिसाब से भी बताती हूँ, बिकॉज चंद्र राशिज आर ऑफ्टन वेरी वेरी पावरफुल एंड दे डू डिसाइड कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहाँ पर लेके जा रहा है। मैंने चंद्रमा के रोल के ऊपर और चंद्र राशियों के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई हुई है, लग्नों के ऊपर भी पूरी सीरीज बनाई हुई है, तो आप चाहे तो आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। राहु और केतु का निर्माण कैसे होता है, हाउ डिड दे कम इनटू बीइंग? दरअसल होता क्या है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो ऐसा माना जाता है कि कोई राक्षस, कोई असुर या कोई सर्प जो था, सर्प राक्षस था, उसने जाकर छल से अमृत का पान कर लिया। उसके बाद जो सूर्य और चंद्रमा थे उन्होंने जाकर भगवान विष्णु को इस बारे में बता दिया कि भाई इस राक्षस ने छल से अमृत का पान कर लिया है। और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। तो यही वजह होती है कि जो राहु और केतु होते हैं वो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगाते हैं। अब इस जो राक्षस था उसका नाम क्या था, क्या वो सर्प के आकार का था या फिर वो कोई असुर था, ये सारी चीजें जो हैं वो अब अलग अलग प्रांतों के हिसाब से चेंज रहती हैं। लेकिन जो मूल कहानी है वो यही है कि कोई तामसिक शक्तियों से भरा हुआ एक जीव, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो सर्प हो, उसने अमृत का पान कर लिया था। तो वो अमर है। और क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने जाकर चुगली कर दी थी विष्णु भगवान के पास जाकर, इसीलिए वो उसके ऊपर बार बार ग्रहण लगाते रहते हैं। तो कुछ ग्रहण होते हैं केतु के ग्रहण होते हैं और कुछ ग्रहण होते हैं वो राहु के
ग्रहण होते हैं। यही वजह होती है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड थिंग, कभी जब राहु और केतु की सीरीज बनाऊंगी तो हम उस पर तब बात करेंगे। लेकिन अब क्या है, यू हैव एन एंटिटी जो कि आधी है, तो जो सर होता है उसको हम राहु बोल देते हैं, और जो टेल है, जो बाकी का धड़ वाला हिस्सा है, उसको हम केतु बोल देते हैं। इसी वजह से जो राहु होता है बिकम्स द नॉर्थ नोड एंड केतु बिकम्स द साउथ नोड। इन जनरल राहु और केतु का प्रभाव क्या होता है हमारी जिंदगी में, वो भी जान लेते हैं ताकि आप काल सर्प दोष को बहुत अच्छे से समझ सके। राहु आपकी कुंडली में जहां पर भी होगा, जिस घर में होगा, जिस राशि में होगा, वो उसके जो क्वालिटीज होती हैं उसको एक्सप्लोड कर देता है। फॉर इंस्टेंस, अगर राहु आपके पहले घर में है, देन यू विल बी ऑल अबाउट द सेल्फ, यानी कि आपकी सेल्फ इमेज, लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पहले घर में राहु वाले व्यक्ति, मैंने शायद ही कोई ऐसा देखा हो who is not very worried about the way he or she looks. They're very worried about, उनके लुक्स कैसे हैं, वो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, वो अपने लुक्स को ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इन चीजों पे उनका बहुत ज्यादा ध्यान होता है। वैसे ही राहु मान लीजिए अगर 5th हाउस में आ जाता है, 5वें घर में हो जाता है, इन जनरल दिस हाउस टॉक्स अबाउट क्रिएटिविटी, इट टॉक्स अबाउट योर चिल्ड्रन। तो ये क्या होगा, चिल्ड्रन वाले भाव को वो एक्सप्लोड कर देगा। एक्सप्लोड कैसे करेगा कि योर जनरलाइज सेंस ऑफ मदरहुड और फादरहुड वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपके अपने बच्चे के प्रति आपका व्यवहार कैसा हो, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी, लेकिन इन जनरल यू स्टार्ट ट्रीटिंग पीपल एज अ मदर और एज अ फादर, और ये बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता ही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स है एस्ट्रोलॉजी के, जो मैं आपको होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। अब राहु जहां जाएगा, वहां के जो भी फैक्टर्स होंगे, जिस भी भाव को वो चीज दिखाती होगी, उसको वो एक्सप्लोड कर देगा। सडनली इट विल जस्ट एक्सप्लोडेड एंड इट विल डिफाइन कि व्हाट आर यू ऑब्सेस्ड विद। सो इन द फर्स्ट हाउस यू आर ऑब्सेस्ड विद योरसेल्फ। अगर ये 7th हाउस में राहु आ गया, यू आर ऑब्सेस्ड विद योर पार्टनर और पार्टनर्स। ऑलराइट, फिर आता है केतु। केतु अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, इसको मोक्ष कारक माना गया है सामान्य रूप से। और जो 12वां घर होता है, 12th हाउस होता है, विच represents your losses which are not going to come back, which represents isolation and which also represents your sort of spiritual progress, जो मोक्ष आपको जो मिलने वाला है, वहां का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है वो केतु होता है। अब केतु की आदत क्या होती है कि भाई राहु तो जहां गया वहां पे वो ऑब्सेस हो गया चीजों से, उसने उसको एक्सप्लोड कर दिया उसकी क्वालिटीज को। लेकिन केतु जहां पर जाता है वो ठीक उसका उल्टा कर देता है। वो क्या करता है कि वो जिस घर में जाता है उस घर के जो प्रॉपर्टीज होती है उनसे आपका ध्यान हटा देता है, उससे आपको कभी सेटिस्फाई नहीं होने देता। तो इस तरह की टेंडेंसीज होती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका केतु पहले घर में है, तब क्या होगा, दैट यू विल बी वेरी सेल्फ कॉन्शियस, अनयूजुअली सेल्फ अवेयर, एंड आपके अंदर वो एक्सेसिव कॉन्फिडेंस नहीं होता जो राहु आपको दे देता है। ऑलराइट, जैसे अगर आपका 7वें घर में केतु होता है, तब वो क्या करता है कि भाई यू आर नॉट दैट इंटरेस्टेड इन योर पार्टनर, आप फुल्ली भरोसा नहीं कर पाते, चाहे आपका पार्टनर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपके लिए कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, समवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर लाइक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, व्हाई इज ही डूइंग सो मच फॉर मी, ये मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं इससे मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, क्या मैं वाकई इतना अच्छा हूं दैट दिस पर्सन इज डूइंग दिस थिंग फॉर मी। सो इस तरह की चीजें जो है वो आपको केतु करके दे देता है। जैसे केतु 4थे घर में होता है, तो आप अपने मदरलैंड से, अपनी मदर से, अपने मदरली कस्टम से आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते, तो देयर इज नॉट ए सेंस ऑफ डीप कनेक्शन जो कि आपको बाहर दिखे कि भाई आई एम कनेक्टेड टू दिस थिंग। कनेक्टेड आप होते हैं ऑब्वियसली, बट यू डोंट फील दैट कनेक्शन आउटवर्डली। तो ये आपको जरूर देखने में मिलता है, देयर इज अ सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन and there is a sense of non-engagement. So while Rahu is hyper-engaged, Ketu is non-engaged. Just like no, I am not engaging with this thing. मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये बहुत कर लिया, अब मुझे ये करने की कोई जरूरत नहीं है। कमाल की बात यह है कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 7 घरों की दूरी पर होते हैं। जब आप षोडश वर्ग चार्ट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जो छोटी कुंडलियां होती हैं, जैसे D30 हो गया या और दूसरी जो छोटी कुंडलियां होती हैं, उसमें आप कई बार राहु और केतु को एक ही घर में भी देख सकते हैं। लेकिन जो आपकी मेन कुंडलीज होती हैं, जो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली, उसमें राहु और केतु हमेशा 7 घरों की दूरी पर ही देखने को मिलते हैं।
अगर राहु पहले घर में है तो केतु हमेशा 7वें घर पे होगा, यानी कि यू विल बी एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस. यू वुड बी लाइक, आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट टू लुक गुड, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, एंड आई वॉन्ट टू हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन पीपल. और वहीं 7वें घर का केतु क्या बोलेगा, दैट यू विल नेवर फुली ट्रस्ट योर पार्टनर. तो ये दो चीजें हमेशा एक साथ होती हैं. फिर दूसरे घर में राहु जाएगा तो 8वें घर में केतु जाएगा. तीसरे घर में राहु जाएगा तो 9वें घर में केतु जाएगा. चौथे घर में राहु जाएगा तो 10वें घर में केतु जाएगा. तो जहां भी होंगे ये लोग एक दूसरे से 7 घरों की ही दूरी पर होते हैं. इन जनरल दोनों का ही इम्पैक्ट काफी मैलेफिक माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता. वो अलग बात है दैट व्हेन राहु स्टार्ट्स गिविंग, इट एक्चुअली गिव्स अ लॉट बट टेक्स अवे दोज थिंग्स वेरी इजीली. तो ये दोनों ही प्लैनेट आपस में बहुत पावरफुल होते हैं. काफी हमारी जो कुंडली होती है उसको इन्फ्लुएंस भी बहुत करते हैं, खास तौर पे अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट घरों में बैठे हुए हैं तो इन्फ्लुएंस करते हैं. हालांकि क्योंकि ये छाया ग्रह हैं इसलिए इनका जो इन्फ्लुएंस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये पहली बात किस घर में है, और दूसरी बात जिस घर में है, जिस राशि में है, उस घर और राशि का स्वामी कौन है और कैसी स्थिति में बैठा हुआ है. तो अगेन दे आर पावरफुल बट दे आर छाया ग्रह. तो छाया ग्रह है तो इनकी पावर जो उस घर का ओनर होता है उस पे डिपेंड करती है, ना कि इनके अपने आप पे, ना कि इनके खुद पे. तो ये चीजें आपको राहु और केतु के बारे में समझ लेना बहुत जरूरी है. अब जान लेते हैं कि काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है. किसी भी कुंडली में 12 घर होते हैं, दैट्स ऑब्वियस. और राहु और केतु एक दूसरे से 7 घरों की दूरी पर ही होते हैं, यानी एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट होते हैं. जब ये एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट होते हैं तो कई बार ऐसा भी समय देखने में मिलता है जब सारे के सारे प्लैनेट राहु केतु के एक तरफ हो जाते हैं. मान लीजिए पहले घर में राहु है, 7वें घर में केतु है, और आपका पहले घर से 7वां घर खाली है, उसमें और कोई प्लैनेट नहीं है. जबकि 8वें घर से लेकर 11वें घर के बीच में, या फिर 7वें घर से लेकर पहले घर के बीच में ऑन द अदर साइड सारे के सारे प्लैनेट्स इकट्ठा हो गए हैं. इसको अगर बहुत सिंपली समझे तो ये मान लीजिए कि 360 डिग्री का जो हमारा स्काई है उसमें से सारे के सारे प्लैनेट्स 180 डिग्री के अंदर समा गए हैं, जहां पे शुरुआत राहु से होती है और अंत केतु से होता है. इसके 2 प्रकार होते हैं. पहला तो हम बोलते हैं पूर्ण काल सर्प दोष, जिसमें कि 7 के 7 प्लैनेट्स, क्योंकि 9 प्लैनेट्स होते हैं, 2 तो राहु केतु हो गए, बाकी के जो 7 प्लैनेट्स हैं वो राहु और केतु के बीच में आ जाए, एक ही तरफ आ जाए. इसे कहते हैं पूर्ण काल सर्प दोष. और एक आंशिक काल सर्प दोष भी होता है जिसमें कि 6 प्लैनेट्स राहु और केतु के साथ होते हैं और एक प्लैनेट कोई बाहर निकला हुआ होता है. काल सर्प दोष के भी आपको 12 प्रकार माने जाएंगे डिपेंडिंग कि राहु और केतु की पोजीशन क्या है, कौन से घरों में है. तो दीज थिंग्स आर आई डोंट थिंक दे आर एज रेलिवेंट. हाँ, लेकिन इसके बारे में हम जरूर किसी नए वीडियो में बात करेंगे. अभी मैं आपको एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू दे रही हूँ. तो ये हो गया काल सर्प दोष. अगर आप जो क्लासिकल टेक्स्ट है, अगर आप बृहद पराशरी होरा खोल के देखेंगे तो आपको उसमें काल सर्प दोष के बारे में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा. ऑलराइट, अगर आप इसके अलावा भी कोई पुराना क्लासिकल टेक्स्ट जो है उसको खोल के देखेंगे उसमें भी आपको काल सर्प दोष के बारे में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा. ऐसा मानते हैं कि ये 100 साल या उससे भी कम पुराना दोष है. पहली बार इसका जो डिस्कवरी हुआ था, आइडेंटिफिकेशन हुआ था, इट्स नॉट इवन 100 years old. लेकिन ऐसे तो टमाटर भी भारत में सिर्फ 150 साल पुराना है, लेकिन आज जो हमारे घरों का हिस्सा बन गया है, बिना टमाटर के ना आप सलाद खाते हैं, ना सब्जी खाते हैं, ना दाल खाते हैं. तो जस्ट बिकॉज समथिंग इज न्यू वी डोंट हैव टू डिस्कार्ड इट ऑल टुगेदर. लेकिन हमें इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत रीजनेबल और बहुत ही बैलेंस तरीके से देखने की जरूरत जरूर होती है. अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं काल सर्प दोष में मानती हूँ या नहीं मानती. मैं मानती हूँ बिकॉज मेरे सामने जितनी भी कुंडलियां आई हैं जिसमें काल सर्प दोष होता है वहां पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को जरूर मिलती है. हालांकि ये वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो आपको सामान्य तौर पर बताई जाती हैं. मैं होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ, और उस प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काल सर्प दोष क्या होता है अब मैं आपको वो बताती हूँ. इन जनरल क्या होता है कि काल सर्प दोष के जो प्रोपोनेंट प्लैनेट्स हैं वो हुए राहु एंड केतु, जो कि नोड्स होते हैं मून की यानी चंद्रमा की. तो राहु और केतु जब काल सर्प दोष बनाते हैं तो वो डायरेक्टली आपके मन को इफेक्ट करते हैं. रिमेंबर, अगर आप इसे काल सर्प दोष की तरह देखें
तो आपको लगा काल यानी कि मृत्यु। ओके, मृत्यु सर्प यानी ऐसा सांप जो आपको मृत्यु लाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे लिए काल सर्प दोष मीन्स काल यानी टाइम, सर्प यानी सर्पेंट यानी सर्पेंट ऑफ टाइम। बहुत ही डिटेल, बहुत ही एसोटेरिक, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में आप जितना भी पढ़ेंगे ये शायद समझ में ना आए। इट्स सो डीप, यू हैव टू really go deep into very esoteric roots to understand the concept of the serpent of time, and it's very old. तो मेरे लिए काल सर्प दोष क्या है? मेरे लिए काल सर्प दोष है द सर्पेंट ऑफ टाइम, एंड दिस सर्पेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर मून, जो कि आपके लाइफ टाइम्स जो है ना, आप जितनी भी जिंदगियां जीते हैं, जितने भी जन्म लेते हैं, उससे कनेक्टेड होता है। उसके संस्कारों को भर कर लाता है वो चंद्रमा ही होता है। तो जब भी काल सर्प दोष आपको किसी कुंडली में देखने को मिलता है, तब क्या होता है that your moon becomes very affected. एंड क्योंकि आपका मून इतना अफेक्ट हो जाता है, इसीलिए आप अपने आप को एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन में पाते हैं। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा हो, मन जो है ना आपका विचलित सा रहता है, परेशान सा रहता है। दैट माइंड इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, इट वॉन्ट्स समथिंग बट इट डज नॉट वॉन्ट समथिंग एल्स। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यू आर एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक ऑल्सो एंड यू आर एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल ऑल्सो। दोनों ही चीजें आपको देखने में मिल जाती हैं। इनफैक्ट there is somebody I know personally who has काल सर्प दोष, and वो जो है वो इतनी मटीरियलिस्टिक है एंड एट द सेम टाइम शी इज वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो। एंड उनकी लाइफ में ये दोनों चीजें आपस में खेलती रहती है, उन्हें परेशान करती रहती है कि भाई मैं मटीरियलिज्म की तरफ जाऊं या स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाऊं। जो स्पिरिचुअलिटी है वो मटीरियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, और जो मटीरियलिज्म है उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो एक प्रेशर कुकर सिचुएशन उनकी लाइफ में हमेशा रहती है। शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड वेयर टू गो दिस साइड और टू गो दैट साइड। तो ऐसे सिचुएशंस आपको देखने में जरूर मिलते हैं। क्या काल सर्प दोष का मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता? रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। काल सर्प दोष होने के बावजूद भी आप एक बहुत अच्छी, बहुत फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। आपके रिलेशनशिप्स अच्छे जा सकते हैं, आपकी शादी अच्छी जा सकती है, आपको बच्चे अच्छे मिल सकते हैं, पेरेंट्स अच्छे मिल सकते हैं, कॉलीग्स अच्छे मिल सकते हैं, आपका घर बन सकता है, आपके पास वेल्थ आ सकती है, आपके पास फेम आ सकती है, आप बहुत फेमस हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो फिर काल सर्प दोष का आखिर मीनिंग क्या है? देखिए बात क्या है कि काल सर्प दोष, डेफिनेटली देयर आर सम इश्यूज रिलेटेड टू काल सर्प दोष, कि वो आपके मन में एक प्रेशर कुकर सिचुएशन बनाता है। डेफिनेटली वो आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड सा लाइफ में रखता है। बट जस्ट बिकॉज आप डिससेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। There are a lot of people who have a lot of money and they are still dissatisfied with their life. There are a lot of people who have a beautiful wife and they are still dissatisfied with their wife. There are a lot of people who have wonderful kids, 94-95% वाले, वो फिर भी डिससेटिस्फाइड रहता है कि 98 क्यों नहीं है, 99 क्यों नहीं है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। डिससेटिस्फैक्शन इज अ स्टेट ऑफ माइंड, और जब काल सर्प दोष आता है तो वो इस स्टेट ऑफ माइंड को थोड़ा हाइटन कर देता है, दैट यू आर क्रॉनिकली डिससेटिस्फाइड। तो इस तरह की चीज आपके साथ हो सकती है। अदरवाइज काल सर्प दोष आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का, उसको खत्म कर देने का, मटिया मेट कर देने का काम नहीं करता है। अगर आपको कोई भी ऐसा कहे तो वो आपको डरा रहे हैं। नथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, तो इसके जो इम्पैक्ट्स हैं इतने बड़े, इतने गहरे नहीं होते हैं। दूसरी बात, जब आप काल सर्प दोष देख रहे हो तो इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए कि राहु और केतु कौन से घरों में है, उन घरों के कौन से स्वामी हैं, उन राशियों के कौन से स्वामी हैं। अगर वो अच्छी हालत में नहीं है, आपका चंद्रमा, बिकॉज चंद्रमा इज कनेक्टेड टू राहु एंड केतु, अगर वो अच्छी हालत में नहीं है तो नेचुरल सी बात है कि आपको बुरे इफेक्ट्स देखने में जरूर आएंगे। लेकिन वो बुरे इफेक्ट्स डायरेक्टली काल सर्प दोष से रिलेटेड नहीं होते हैं। कई बार जिनका काल सर्प दोष चल रहा होता है, उनके प्लैनेट्स में, उनकी डिग्रीज में, उनकी हालत में, उनकी अवस्था में, उनके जिस राशि में वो बैठे हैं उसमें ज्यादा बल नहीं होता है कि वो उसकी लाइफ में कुछ अच्छा रिजल्ट दे सके। तो जब ऐसा होता है हमें लगता है कि भैया तो काल सर्प दोष की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं होता। अगर आपके प्लैनेट्स जो है डिग्निटी में है, बली है, अच्छी स्थिति में है, अच्छी दृष्टियां उनके ऊपर पड़ रही हैं, तो फिर आपके प्लैनेट्स आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे, बुरा रिजल्ट नहीं देते। काल सर्प दोष जो है वो डिससैटिस्फैक्शन जरूर पैदा कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा। फॉर इंस्टेंस, आप एक एक्टर हैं, आपको नेशनल अवार्ड तो मिल गया, यू आर हैप्पी, ओके, एवरीबडी इज प्रेजिंग यू, सबके राजा बन गए आप एक्टिंग में, लेकिन आपको डिससैटिस्फैक्शन है कि यार मेरी मूवी ऑस्कर्स के लिए क्यों नहीं गई।
अब ऑस्कर्स में चली गई तो आपको डिससेटिस्फैक्शन है कि यार ऑस्कर जीता क्यों नहीं। अगर जीत लिया तो फिर आप डिससेटिस्फाइड है कि भाई बेस्ट म्यूजिक स्कोर में क्यों जीता, बेस्ट मूवी में क्यों नहीं जीता, या बेस्ट फॉरेन फिल्म क्यों जीता, बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम में क्यों नहीं जीता। तो ये सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन बिकम्स हाइटन, सेंस ऑफ द प्रेशर कुकर सिचुएशन दैट यू कॉन्स्टेंटली फील दैट यू आर अंडर प्रेशर, ये बढ़ता है। इसके अलावा जो आपकी नेचुरल लाइफ है वो तो आपके ग्रहों के हिसाब से ही चलेगी। आपकी जो बुद्धि और वाणी है वो मरकरी ही डिसाइड करेगा। आपके जो एल्डर्स हैं, जो आपके संस्कार हैं, वो सब जुपिटर ही डिसाइड करेगा। आपके अंदर एग्रेशन है या नहीं है, दबा हुआ है, हाइटेंड है, ये सब मार्स ही डिसाइड करेगा। आप लोगों के से कैसे मिलते हैं, आपका अट्रैक्शन कोशेंट क्या है, वो वीनस ही डिसाइड करेगा। या फिर आप अपने जीवन में कितनी मेहनत करते हैं, आपको कर्मों का कैसा फल भोगने को मिलता है, वो सिर्फ सैटर्न ही डिसाइड करेगा। तो इन जनरल जब भी आप कुंडली देखें, अगर आपको कालसर्प दोष नजर आता है तो आप राहु केतु कहाँ बैठे हैं, कौन से घर में है, उन ग्रहों के स्वामी कहाँ हैं, किस हालत में है, उसको देखिए। इसके अलावा जो सेकेंड चीज दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल हैविंग अ लुक एट कालसर्प दोष इज दैट आप ये देखें कि प्लैनेट्स की दृष्टियां कैसे पड़ रही हैं। अब क्योंकि प्लैनेट्स बिखरे हुए नहीं है, एक ही साथ एक ही तरफ हो गए हैं राहु केतु के, तो उनकी दृष्टियां जो हैं दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर, कई बार ग्रहों की पोजीशन से ज्यादा उनकी दृष्टियां इंपॉर्टेंट होती है। दृष्टियों के बारे में भी हम बात जरूर करेंगे, बट थोड़ी देर के बाद, बिकॉज ऑलरेडी काफी सारी सीरीज चल रही हैं। बट येस, इफ यू स्टे सब्सक्राइब यू विल डेफिनेटली सी अ वेरी नाइस, वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन दृष्टिज एज वेल। तो दृष्टियां भी होती हैं, दृष्टियों को भी जरूर देखिए। ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं, कालसर्प दोष कुंडली में हो ना हो, इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं किसी कुंडली को देखती हूँ तो मैं लग्न देखती हूँ, चंद्र देखती हूँ, लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति देखती हूँ, डिग्रीज देखती हूँ, अलग अलग घरों के जो स्वामी हैं उनको देखती हूँ, डिस्पोजिटिव्स को देखती हूँ, राहु केतु की इंडिपेंडेंट स्थिति को देखती हूँ कि वो क्या बता रहे हैं। एंड अंत में जाकर कहीं आई सी कि शायद कालसर्प दोष से कुछ देखने को मिल रहा हो। अंत में जाके आप उस चीज को देख सकते हैं, कुछ कॉन्फर्मेशंस ले सकते हैं, बट दैट इज प्रिटी मच इट। काल सर्प दोष को हवा बनाना, उसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली प्रोजेक्ट करना, उसके बहुत ज्यादा मैलेफिक इफेक्ट्स प्रोजेक्ट करना, या फिर काल सर्प दोष के नाम पर किसी को डराना, ये बहुत ही गलत है। आप लोगों को काल सर्प दोष को एक रीजनेबल एक्सपेरिमेंट की तरह देखना चाहिए। अगर आपके जो ग्रह हैं वो बली हैं तो कोई भी कालसर्प दोष आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर आप उद्यमी हैं, परिश्रमी हैं, तो आपको कोई भी प्लैनेट, कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता। अगेन, इट्स एंटायरली अबाउट कर्म। सब चीज कर्म के बारे में है। कर्म नहीं करेंगे तो अगर आप पेड़ के नीचे भी बैठे रहेंगे तो भी आपको फल खाने को नहीं मिलेगा। अगर आप न्यूटन का एग्जाम्पल लीजिए, न्यूटन के सर पे फल जो था वो गिरा, लेकिन कर्म उसका क्या था कि उसने पता लगाया कि ग्रेविटी जैसी चीज कोई होती है, क्योंकि वो पहला इंसान नहीं था जिसके सर पे कोई फल गिरा हो, बट उसका कर्म ये था कि उसने पता लगाने की कोशिश की। तो आप भी इसी तरीके से किसी एक चीज को, खासकर किसी एक योग को, किसी एक पोजिशन को अपनी कुंडली का आधार मत बना लीजिए। मंगल दोष हो उसे कुंडली का आधार मत बनाइए, चंद्रमा कहीं पे भी हो उसे कुंडली का आधार मत बनाइए। आप आधार कैसे बनाइए कुंडली का? लुक एट इट इन अ वेरी होलिस्टिक वे। हर चीज को बिल्कुल समग्र तरीके से देखिए। जितने भी योग हैं, जितनी भी पोजिशंस हैं, वो साथ मिल के क्या कर रही हैं उसको देखिए। अब चंद्रमा बहुत बलवान है, बाकी सारे प्लैनेट क्षीण हैं, तो यू हैव टू सी इन अ होलिस्टिक लाइट। या फिर मान लीजिए राजयोग बन रहा है पर चंद्रमा बिल्कुल बलहीन है, आपका राजयोग खराब हो जाएगा। एंड इट हैपेंस, इट हैज हैपेंड विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो आपको कभी भी किसी भी एक चीज पे ध्यान नहीं देना है, आपको सारी चीजों पे ध्यान देना है, होलिस्टिकली देखना है। और अब सब चीजों को मिला के जो निचोड़ निकलेगा, आपको उस निचोड़ पर ध्यान देना है। अदरवाइज क्या होगा? अब ये कालसर्प दोष है, ये वाला योग है, ये दशा चल रही है, ये अंतरदशा चल रही है, ये प्राण दशा चल रही है, आप उसी में रह जाएंगे, उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू लिव गिव अ डायरेक्शन टू योर लाइफ। तो हमने लाइफ को डायरेक्शन देना है, हमें लाइफ को अच्छा बनाना है, इसीलिए सबसे पहले होलिस्टिकली चीजों को देखना शुरू कीजिए। आपके कुंडली में कालसर्प दोष है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपकी लाइफ बर्बाद है। कर्म करेंगे, अपने बाकी के प्लैनेट से एनर्जी लेंगे, अपने आप को समझेंगे
कि आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आपका माइंड, बॉडी, सोल, पर्सनालिटी टाइप क्या है, हु आर यू, ये चीजें जानेंगे। और आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है आउट ऑफ द लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज पॉसिबल फॉर यू, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप उसकी तरफ जाएंगे तो आपकी लाइफ ज्यादा अच्छी होगी। काल सर्प दोष अपने आप ने आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा बुरा मैलेफिक इफेक्ट नहीं देने वाला है। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों से बचकर रहिए, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, काल सर्प दोष का एक इफेक्ट जरूर आता है कि मन जो है वो थोड़ा डिससेटिस्फाइड रहता है, प्रेशराइज्ड फील करता है कॉन्स्टेंटली अपने आप को। अगर आपको इस तरह की चीजें महसूस होती हैं तो अपने चंद्रमा को मजबूत करने की कोशिश कीजिए, अपने लग्नेश को मजबूत करने की कोशिश कीजिए, या फिर आपकी कुंडली में जो सबसे बलवान ग्रह है उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप सूर्य उपासना पर ध्यान दीजिए। सूर्य उपासना यूजुअली वर्क्स वंडर्स फॉर एवरीबडी। एंड अगर आप सूर्य के उपाय करते हैं तो आप बाकी सारे ग्रहों के उपाय भी ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देते हैं। चंद्रमा के उपाय भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अपने मन को समझाना, अपने मन को साधना, एक रूटीन में बंध के रहना और अपने आप को बताना कि आपके गोल्स क्या है और उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई महंगी महंगी पूजा करने की जरूरत नहीं है, पैसे पानी की तरह बहाने की जरूरत नहीं है। अपने परिश्रम पर, अपने उद्योग पर ध्यान दीजिए। दैट इज प्रीटी मच इट। ये बात हो गई काल सर्प दोष या फिर काल सर्प योग की। इसके अलावा मंगल दोष के बारे में भी हमें बात करनी है, वो भी जल्दी ही मैं वीडियो बनाने की उसके ऊपर कोशिश करूंगी, ताकि आप मंगल दोष से जुड़ी हुई भ्रांतियां जो हैं उनको भी अपने दिमाग से हटा सके। कोई भी एक दोष, कोई भी एक योग, कोई भी एक प्लानिटरी मूवमेंट आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं करता है, सारे मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि लाइफ में क्या होने वाला है। कई बार प्लैनेट्स एक दूसरे के जो इफेक्ट होते हैं उसे काट भी देते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप ज्योतिष के बारे में और जानना चाहते हैं, अपने लग्नों के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी चंद्र राशि के बारे में जानना चाहते हैं, अपने नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं, हाउसेस के बारे में जानना चाहते हैं, आसमान में जो रेगुलर प्लानिटरी मूवमेंट्स होती रहती हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारी अच्छी सीरीज हैं, बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं, आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक देम। इसके अलावा आप वेट कीजिए, और अगर भी खास अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं एज पार्ट ऑफ द होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज तो उसके बारे में भी मुझे जरूर बताइए। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशन के सारे ऑप्शंस नीचे हैं। और याद रखिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट रहना है। तो बस ये सारी चीजें कर लीजिए, एंड डरने और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। यू विल बी जस्ट फाइन इन लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।